ज्योतिबा फुले की अमर कहानी में अब आपके सामने पेश है दक्षिणा कोष। ज्योतिबा के अभिनंदन के कारण कट्टरपंथियों के कलेजे पर सांप लौटने लगा। पेशवाओं के बाड़े में ज्योतिबा जैसे एक शूद्र व्यक्ति का अभिनंदन होते देख वे क्रोध से आग बबूला हो उठे। उस समय केवल विख्यात संस्कृत पंडितों को ही सम्मान के रूप में अंग वस्त्र भेंट करने की प्रथा थी। इन कट्टरपंथियों की राय में वही व्यक्ति विद्वान होता जो संस्कृत भाषा में पारंगत होता था, क्योंकि वे समझते थे कि संस्कृत ग्रंथों में ही विश्व का सारा ज्ञान भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में उनके सामने सरकार ने ज्योतिबा का अभिनंदन कर ब्राह्मणों का अपमान किया। इस बीच सरकार ने ज्योतिबा फूले की पाठशालाओं को दक्षिणा प्राइज कमेटी से मासिक 75 रुपये की सहायता मंजूर की। दक्षिणा कोष पेशवाओं द्वारा दिया जाने वाला वह दान था जो कि शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जाता था। उद्देश्य तो अच्छा था, लेकिन बाद में प्रशासन द्वारा यह एक प्रथा ही बना दी गई, जिसे अंग्रेजों ने भी जारी रखा था। शुरू में तो यह कार्य ठीक चला, लेकिन कुछ दिनों बाद ब्राह्मणों ने इसे अपने लिए खाने कमाने का साधन बना लिया। कहा जाता है कि ब्राह्मणों की इस प्रथा के कारण ही भारत में भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई। इस दान को पाने के लिए ब्राह्मण दूर दूर से आने लगे और फर्जी नाम पते भी लिखवाकर मोटी धनराशि हड़पने लगे। ब्राह्मणों ने कई जाली नाम जोड़े। कोष विभाग में बैठे संचालक भी ब्राह्मण ही होते थे। अतः दक्षिणा कोष से वास्तविक विद्वानों को सहायता मिलने के बजाय जो लोग संचालकों को मोटी रकम रिश्वत के रूप में देते थे, उन्हीं को दक्षिणा कोष से धन मिलने लगा। दक्षिणा प्राइज कमेटी के नाम से जारी इस जालसाजी में दक्षिणा कोष के कई संचालक भी शामिल थे। दक्षिणा प्राइज कमेटी क्या है, इसके क्या कार्य थे, इस बात का खुलासा होना यहाँ बहुत जरूरी है। दक्षिणा का अर्थ है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला दान पुरस्कार। उस समय माना जाता था कि ब्राह्मणों को दक्षिणा देने से पुण्य मिलता है। यह दक्षिणा की प्रथा पेशवाओं के समय शुरू हुई थी। सावन के पवित्र महीने में दक्षिणा बांटी जाती थी। दक्षिणा के लिए आए हुए ब्राह्मणों की परीक्षा लेकर उनके स्तर के अनुसार उन्हें अनाज या धन दिया जाता था। पेशवा माधवराव मुख्यतः विद्या में प्रयोगिता प्राप्त करने वाले गरीब ब्राह्मणों को ही दक्षिणा दिया करते थे, लेकिन दूसरे बाजीराव के कार्यकाल में इस पर कोई अंकुश नहीं रहा। एक वर्ष तो दक्षिणा पाने वालों की संख्या 60,000 थी और उन्हें 10 लाख रुपए बांटे गए। पेशवा राज्य के विलय के बाद ब्राह्मणों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने भी यह दक्षिणा पद्धति जारी रखी थी। आगे चलकर उस राशि में से 20,000 रुपये हर वर्ष पूना की संस्कृत पाठशाला को दिया जाने लगा, जो केवल ब्राह्मण छात्रों के लिए ही थी। सन 1849 में लोकहितवादी गोपाल राव देशमुख ने अंग्रेज सरकार को सुझाव दिया कि दक्षिणा देने की पद्धति बंद की जाए। उनकी राय थी कि ऐसा साहित्य कंठस्थ करने से क्या लाभ जिसका अर्थ ही समझ में नहीं आए। उसमें मान्य देशमुख पूना के सरकारी एजेंट के कार्यालय में मुख्य लिपिक थे। उन्होंने अपने मित्रों को मनाया कि सभी मिलकर सरकार को एक आवेदन पत्र लिखें और मांग करें कि दक्षिणा कोष में जो 3,000 रुपये बचते हैं, उनमें से आधी राशि हर वर्ष मराठी पुस्तकों को पुरस्कार देने में खर्च की जाए, फिर चाहे वे पुस्तकें मराठी में अनुदित की गई हो या मूलतः मराठी में लिखी गई हों। उसके अनुसार माननीय बापू मांडे ने आवेदन लिखा। माननीय दामोदर अन्य ने उसकी प्रतिलिपि बनाई। माननीय अन्ना साहब चिपलुलकर ने उस पर सर्वमान्य देशमुख, विष्णु मोरेश्वर रानडे, विष्णु भिड़े आदि के हस्ताक्षर करवाए। आवेदन पर कुल 39 हस्ताक्षर थे। आवेदन मुंबई सरकार को भेजा गया था।
इस बात का पता चलने पर पूना तथा पड़ोसी गांवों के कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने आवेदकों में से 7 लोगों को आदेश दिया, आप लोग हमारे द्वारा नियुक्त पंचों के सामने उपस्थित होकर अपने आचरण को स्पष्टीकरण दें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। यह सूचना मिलते ही आवेदकों के होश उड़ गए। ज्योतिबा के समय में भी यह प्रथा चली आ रही थी। ज्योतिबा ने भी इस प्रथा का डटकर विरोध किया। ज्योतिबा के साथ उसी समय के श्रमिक वर्ग के सभी युवक इस प्रथा को समाप्त करवाने के लिए जुट गए। ज्योतिबा के साथ कुछ सुधारवादी ब्राह्मण युवक भी आ मिले। इन लोगों की दलील थी कि जो राजकोष जनता के कल्याण के लिए खर्च किया जाना चाहिए, उसका दुरुपयोग इस कार्य के लिए बिना किसी संकोच के किया जा रहा है। इधर पंचों के सामने उपस्थित होने से एक रात पहले संबंधित आवेदक ज्योतिबा से मिले। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे पंचों को यह कहने की अनुमति दे कि आवेदक ज्योतिबा ने लिखा है। ज्योतिबा ने इस कार्य के लिए बिना संकोच के तत्काल अनुमति दे दी। वे बोले, मैं न तो आपके शास्त्रों को मानता हूँ, न ही आपके शास्त्रियों को। आवेदक सुधारकों ने ज्योतिबा से अनुरोध किया कि वे आक्रामक ब्राह्मणों से बचने के लिए सुरक्षा प्रदान करें। ज्योतिबा ने अछूतों की बस्ती से 200 अखाड़िया जवानों को उनकी सुरक्षा के लिए बुला लिया। दूसरे दिन वे मराठी भाषा के प्रेमी पंचों को स्पष्टीकरण देने चले। ज्योतिबा के जवानों में से आधे उनके आगे थे, आधे पीछे। बीच में आवेदक सुधारक चल रहे थे। जब यह काफिला चला तो सड़क के दोनों ओर खड़े लोग बहुत संतोष भरी दृष्टि से सुधारकों की ओर देख रहे थे। जब वे लोग तुलसी बाग के सभा स्थान में पहुंचे तो मानी बंडू नाना रांडे नामक कट्टरपंथी नेता ने पूछा, आवेदन किसने लिखा, उसका नाम बताओ। तो उससे नाको चने चबवाए। इस पर मानी भवालकर ने निर्भयता से कहा, ज्योतिबा ने। ज्योतिबा का नाम सुनते ही कट्टरपंथी आग बबूला हो गए। वे झल्ला उठे क्योंकि उनके छोटे हाथ ज्योतिबा तक पहुंच नहीं सकते थे। इस प्रकार केवल 21-22 वर्ष के ज्योतिबा पूना में बहुत बड़ी शक्ति के रूप में पहचाने जाने लगे। उधर सरकार ने घोषणा की कि जो लेखक मराठी भाषा में स्तरीय साहित्य लिखेंगे या अंग्रेजी संस्कृति अथवा अन्य किसी विदेशी भाषा की उपयुक्त पुस्तक का मराठी में अनुवाद करेंगे, उन्हें नगद पुरस्कार दिया जाएगा। पूरे ब्राह्मण समुदाय को अपने नीचे से जमीन खिसकती महसूस हुई तो वह ज्योतिबा के खिलाफ लड़ने को, उन्हें सबक सिखाने को उतारू हो गया। लेकिन ज्योतिबा के सामने किसी की न चली। जालसाजी के खिलाफ सरकार ने कड़े कदम उठाए और दक्षिणा कोष जिस उद्देश्य के लिए खोला गया था उसके लिए ही उपयोग करने हेतु कदम उठाए गए। ज्योतिबा की जीत हुई। गौरतलब है कि इसी दक्षिणा कोष से ज्योतिबा फुले की विद्यालय को भी सहायता मिलती थी। दक्षिणा कोष की घटना का जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। ज्योतिबा के प्रति लोगों में पहले से ही जो श्रद्धा, आदर और सम्मान था, उसमें और बढ़ोतरी हो गई। ज्योतिबा फुले की सामाजिक क्रांति के नेता के रूप में प्रसिद्धि हो गई। हालात यहाँ तक उनके अनुकूल हो गए कि अब तो सरकारी अधिकारी भी ज्योतिबा फुले को अत्यधिक सम्मानित दृष्टि से देखने लगे और ज्योतिबा की प्रत्येक बात को गंभीरता से लेने लगे, उस पर अमल करने लगे। धन्यवाद।